इस बार ढाका विधानसभा का चुनाव कौन जीतेंगे, प या फ? ना प जीतेंगे ना फ जीतेंगे, ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं। अब इस बार रोटी उलट पुलट के लोग नहीं खाएगा, स्पष्ट बात है। इस बार तावा भी बदलाएगा, रोटी भी बदलाएगा। मुझे अपनी सरकारी जो तनख्वाह मिलेगी वो मुझे स्कूल और कॉलेज को मैं दान करूंगा। 8 महीने बचे हैं, एक को तनख्वाह मिल रहा है, एक को पेंशन, कह दीजिए स्कूल में दान कर देने के लिए है हिम्मत तो दान करके दिखा। पुलिस के बल पे सड़क बनवा रहे हो आप। रोज मैं वीडियो और फुटेज देखता हूँ। महिला योजना के तहत जो चोरमा से जो ढाका होकर सड़क जा रही है, आपने अच्छी बात कह दी। कहाँ है लोग, कहाँ है नेता, कहाँ है नेता? सदन में इसी बात को उठाना चाहिए था कि जब 19 में जमीन लिया जा रहा है तो 13 का रेट क्यों दिया जा रहा है गरीबों के? आप दोनों जानते हैं, एक के एक जाति के नाम पर, एक धर्म के नाम पर चल दिए सदन में। यही है ढाका। 92% विधायक जी और पूर्व विधायक जी दोनों सुन लीजिए, 92% हमारी बेटियां इंटर के बाद ग्रेजुएशन नहीं कर पाती हैं ढाका विधानसभा की। आपस में जो आप भ्रष्टाचार दोनों आपस में जो बैठ के ये तय करने लगते हो कि कौन कितना भ्रष्ट है, उससे अच्छा है कि आप ये बता दो कि 15 साल में आप दोनों ने क्या किया है ढाका विधानसभा का, और अगले 60 महीने 2025 का जो चुनाव आने वाला है उसमें इन दोनों का क्या एजेंडा है। मेरा एजेंडा तो है ही, अस्पतालों की बात करी सदन में, कभी बस पढ़ाओ की बात करी सदन में, कभी महाविद्यालय की बात करी सदन में, कभी शिक्षकों की कमी की बात करी सदन में, कभी MRI CT स्कैन की बात करी सदन में, कभी नए रोजगार की बात करी सदन में। क्या किया आपने सदन में? 15 साल बनाम 30 मिनट हो जाए। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी ढाका विधानसभा के घोड़ासान प्रखंड में है और आज के मेहमान हमारे अभिजीत सिंह है, जो काफी बिहार की कोई भी मुद्दा हो सभी पर सक्रिय रूप से जवाब देते हैं, मुखर होकर जवाब देते हैं। इन दिनों ढाका विधानसभा में एक विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि वर्तमान विधायक पवन जायसवाल ने खुलेआम ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा पूर्व विधायक के ऊपर कि आपने जो 5 साल कार्य किया, जनता के समक्ष आइए, एक मंच सार्वजनिक मंच घोड़ासान प्रखंड में लगाते हैं, एक मंच ढाका में लगाते हैं, सार्वजनिक मंच, दोनों जगह सार्वजनिक मंच लगेगा और अपने कार्यकाल में किए हुए कार्यों को गिनवा दीजिए, हम भी गिनवा देते हैं, जनता रहेगी। उसी बीच अभिजीत सिंह भी आते हैं और मुखर होकर कहते हैं कि उस डिबेट में हम भी शामिल होना चाहते हैं, हम भी लोगों को जवाब देंगे कि आपने क्या किया। सबसे पहले आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहा न्यूज का घोड़ासान में आने का। और साहा न्यूज के माध्यम से मैं ढाका की जनता को प्रणाम करता हूं, खासकर युवाओं, छात्रों को और बुजुर्गों को मेरा प्रणाम है, मेरा सलाम है। सर, आपने ढाका विधानसभा में एक मुद्दा छिड़ा जो काफी राजनीतिक गलियारों में गर्म हवा चलने लगती है, उसके बाद आपने और गर्म हवा चला दी बीच में कूदकर। क्या लगता है आपको, डिबेट में आप जाएंगे? देखिए, कोई गर्मा गर्मी की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि एक मंच हो, तो एक मंच हो, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैंने उसमें थोड़ा सा ये जोड़ा कि 15 साल बनाम 30 मिनट हो जाए। 15 साल बनाम 30 मिनट। 15 साल किसका? 2 लोग 15 साल से यहाँ के विधायक रहे हैं, एक आदमी 2 बार और एक आदमी 1 बार। प के बाद फ आता है, ये दोनों एक ही अक्षर के अगल बगल के लोग हैं, घर भी इनका आजू बाजू ही है, नीयत भी एक ही तरह की है। भ्रष्टाचार की चूल्हा पे जनता की रोटी सेक के 15 साल खाए हैं। तो मेरा सवाल यही है कि भाई 30 मिनट के लिए आइए, मंच सजाइए, ढाका में सजाइए, चैनपुर में सजाइए, पचपकड़ी में सजाइए, घोड़ासान में सजाइए, भेलवा में सजाइए, कहीं तो सजाइए, आइए ना। 30 मिनट किसको देना चाहते हैं, प या फ? मैंने दोनों के लिए कहा कि आप दोनों एक तरफ से आ जाइए। आप अपनी 15 साल की बात करिए, मैं 4 साल अपनी सड़क की बात करता हूं। आप सदन की बात करिए, मैं सड़क की बात करूंगा। 4 साल में मैंने सड़क पर रह के क्या किया, और आप 15 साल 2 व्यक्ति जो युवा व्यक्ति थे उन्होंने सदन में क्या किया? क्या 15 सवाल भी उठाए सदन में? कभी अस्पतालों की बात करी सदन में, कभी बस पढ़ाओ की बात करी सदन में, कभी महाविद्यालय की बात करी सदन में, कभी शिक्षकों की कमी की बात करी सदन में, कभी MRI CT स्कैन की बात करी सदन में, कभी नए रोजगार की बात करी सदन में। क्या किया आपने सदन में? आपको वोट से जो लोग चुने जाते हैं, ये प्रक्रिया है हमारे संविधान का कि आप एक अच्छे वकील के तौर पे हमारे विधानसभा की बातों को वहां रखते कि हमारे यहाँ ये कमियां हैं। दोनों लोग सत्ता में रहे हैं, एक बार 14 महीना, 17 महीना विपक्ष में जो आज हैं, उनकी भी सरकार में भागीदारी रही और इनकी तो पूरी की पूरी भागीदारी रही।
आपस में जो आप भ्रष्टाचार दोनों आपस में जो बैठ के ये तय करने लगते हो कि कौन कितना भ्रष्ट है, उससे अच्छा है कि आप ये बता दो कि 15 साल में आप दोनों ने क्या किया है ढाका विधानसभा का, और अगले 60 महीने 2025 का जो चुनाव आने वाला है उसमें इन दोनों का क्या एजेंडा है। मेरा एजेंडा तो है, हम जा रहे हैं। आज भी मैं गया था एजेंडों पे बात करने से पहले रुकेंगे। आपने कहा कि कितने सवाल किए सदन में, बिल्कुल। लेकिन वर्तमान विधायक कहते हमने सैकड़ों सवाल किए हैं सदन में, और पिछले जो पूर्व विधायक है उनका एक भी वीडियो जो बाहर निकाल कर देखा जो सदन में खड़े होकर सवाल किए होंगे। मेरा कहना है कि 15 साल में कितने सवाल किए सार्वजनिक करिए। आप मोतिहारी का एयरपोर्ट मांगते हो, उससे ढाका के लोगों को क्या लाभ है? आप ढाका में बस पड़ाव की नहीं मांगते हो, आप घोड़ासान में ट्रेन का ठहराव की नहीं मांगते हो, आप अस्पताल रेफरल अस्पताल ढाका में एमआरआई या सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड की मशीनें क्यों नहीं मांगते हो? आप जो है एम्बुलेंस की मांग क्यों नहीं करते हो? शिक्षकों की जो कमी है स्कूलों में, आप शिक्षकों की मांग क्यों नहीं करते हो? घोड़ासान जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज में जो प्रोफेसरों की कमी, आप उसकी मांग क्यों नहीं करते हो? आपने ढाका में एक महाविद्यालय की मांग क्यों नहीं की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ पढ़ाएं बेटी को? 92% विधायक जी और पूर्व विधायक जी दोनों सुन लीजिए, 92% हमारी बेटियां इंटर के बाद ग्रेजुएशन नहीं कर पाती हैं ढाका विधानसभा की। कहां से वो आगे बढ़ेंगी? क्योंकि आप दोनों जानते हैं, एक जाति के नाम पर, एक धर्म के नाम पर चल दिए सदन में। यही है ढाका। ढाका को यही लोग गाली दिए थे मुजफ्फरपुर में, कुड़िया जब उपचुनाव हो रहा था तो ढाका इनको उस समय पाकिस्तान में नजर और बांग्लादेश में नजर आ रहा था, और आज ढाका चुनाव आ गया तो ढाका इनका हो गया। ऐसे लोगों को ढाका की जनता को पहले सवाल करना चाहिए। ढाका के मान सम्मान को जो व्यक्ति नहीं रख सकता है, उसको ढाका की जनता कैसे मान सम्मान देगी? इस बार आपने अपना मुद्दा गिनवा रहे थे, कह रहे थे कि 15 साल बनाम 30 मिनट। बिल्कुल। आपने क्या क्या है लोगों के लिए अभी तक? आप मुझे ये बताइए, पहला में एक जो यहाँ का बहुत ही बड़ा मुद्दा था फुलवरिया घाट। आप मेरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहां भी मेरा बयान आते हैं आप उसको निकाल लीजिए। 12 जनवरी 2022 डेट को मार्क कीजिए, को मैंने एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। 15 जनवरी 2022 को आनंद फानंद में पूजा शुरू हुआ और उस दिन घोषणा हुई कि 31 मार्च 2022 को पुल बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम लोगों ने आरटीआई मारा, हमें पता चला कि नहीं, जो 2 बार एक टेंडर हुए, दोनों बार टेंडर रिजॉल्व हो गए। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जनता दरबार में नंबर लगाया गया, हमारे एक सहपाठी वहां गए, मालूम चला कि नहीं, अभी तो कोई भी टेंडर इसका नहीं हुआ है। चोरमा से जो सड़क आ रही थी बरगिनिया जाने वाली, उसमें वहां के एक बड़े अधिकारी ने सहयोग करके रोड को घुमा के पहले का नक्शा और उस पुल के बनने के बाद का जो डिसीजन हो उसका नक्शा, आज भी विधायक जी देख लें, दोनों में अंतर है। नक्शा को बदला गया और आज जो सड़क ये बन रही है, आज कितने गरीब लोग को बिना मुआवजा का, क्यों नहीं सदन में उठाते हो कि 2013 का मुआवजा दिया जा रहा है लोगों को? 19 में आपने जमीन लिया, 16 का मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ है दोनों पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक? माला योजना के तहत जो चोरमा से जो ढाका होकर सड़क जा रही है, आपने अच्छी बात कह दी। कहाँ है लोग? कहाँ है नेता? कहाँ है नेता? सदन में इसी बात को उठाना चाहिए था कि जब 19 में जमीन लिया जा रहा है तो 13 का रेट क्यों दिया जा रहा है गरीबों को, और वो भी नगर परिषद की जमीनों को, जो कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है, जो कमर्शियल लैंड हो जाता है, उसके ऊपर भी आप एग्रीकल्चर लैंड का पैसा दे रहे हैं। पुलिस के बल पे सड़क बनवा रहे हो आप। रोज मैं वीडियो और फुटेज देखता हूं कि लोग आते हैं, हरियाणा का एजेंसी है, ठेकेदार है, और यहाँ हरियाणा का भाई एक व्यक्ति यहाँ पर एम्प्लॉय है। सहभागिता है सबों की। गरीबों को कुचल दो, सड़क बनवा लो, सड़क वाले से पैसे खा लो, क्या कर रहे हैं आप? जनता के बीच आपने गया भारत माला योजना? बिल्कुल मैं गया, यहाँ लोग आए, हमारे पास सारा डिटेल हमको दिया, हम भी उनसे सारी डिटेल लिए, और उम्मीद है कि सदन अब चलेगा तो आदरणीय पप्पू यादव इस सवाल को उठाएंगे कि 13 का रेट 19 में जब सड़कें ली, जब नया रेट 16 में आ गया। आपको पता है दीपक कुमार एक सचिव हैं बिहार सरकार में, उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी किया है ये जनवरी के महीने में कि एक बार पुनः जो भी जहां ये सिर्फ ढाका के लेके नहीं है, वो जनरल बिहार को लेके है कि रेल का जमीन या प्राइवेट लैंड जो भी आप ले रहे हो उसको एक बार पुनः एक बार कमेटी गठित करके चेक कर लो, जो वाजिब रेट है वो दो। वो पेपर, वो कागज जो ढाका के लोग हैं उनके पास वो कागज पड़ा है, आप जाके देख लीजिए, हमारे भी मोबाइल में है।
क्या लगता है इन सब सारी चीजें करने के बाद जो लोग हैं, जमींदारी लोग हैं, जिनका जमीन है, जिनका मकान है, जिनका मकान टूट रहा है, जिनका जमीन जा रहा है, खेत जा रहा है, उनको सही राशि मिल पाएगा? देखिए, अच्छा, जनप्रतिनिधि का क्या काम है? एक अच्छा वकील जो आपकी वकालत कर सके। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान के हिसाब से जनप्रतिनिधि की जरूरत क्या थी? अगर हमको खाली मुख्यमंत्री बनाना है फलना को, तो मुख्यमंत्री खाली चुनाव होता, फिर विधायक और एमपी का क्या जरूरी था? प्रधानमंत्री डायरेक्ट बन जाता वोटिंग से एक बार में। इसलिए बनाया गया ना कि आप यहाँ की मूलभूत समस्याओं को सदन तक लेके आए। जब सदन में बोलेंगे तो उस मंत्री से सवाल होगा, उस विभाग से सवाल होगा। कभी आपने देखा है कि सदन में कोई मामला उठा और उसके ऊपर कार्रवाई ना हुई हो? तो आप सदन में क्या मांगते हो? एयरपोर्ट। अरे पहले गरीब के पैरों में हवाई चप्पल तो पहना दीजिए, फिर एयरपोर्ट मांग लीजिएगा। रोजगार की बात तो कर लीजिए। इतनी एथेनॉल की फैक्ट्रियां और ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री बिहार में लगने वाली थी, पता नहीं कितनी लगी नहीं लगी, लेकिन ढाका के दोनों विधायकों ने कभी कहा कि एक फैक्ट्री हमें भी दे दीजिए? एक फैक्ट्री सिकराना 1972 में बना अनुमंडल, उसको भी एक फैक्ट्री दे दीजिए, हमारे यहाँ के युवा को भी एक फैक्ट्री दे दीजिए। नहीं कहा, क्योंकि इनको पता है ढाका जीतना है तो धर्म की राजनीति करो, जात की राजनीति करो, ढाका जीत जाओ। बहुत सादा आसान सा तरीका है। क्या लगता है आपको कि धर्म की राजनीति करके हमेशा से पवन जैसा फैसला रहमान बारी बारी से विधायक? आप मुझे ये बताइए कि 2010 में नारा लगा था कि नहीं लगा था? 2015 में नारा लगा था कि नहीं लगा था? क्या नारा लगा था 10 में? क्या लगा? क्या यही इसी घोड़ासान की धरती से नारा लगा था ना? मुझे शर्म आता है वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप धर्म में और जाति में लोगों को बांट रहे हैं। अगर हमारे पूर्वज जाति और धर्म में बटे होते तो आज भी अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे होते, आज भी हुकूमत कर रहे होते। हम सब एक हुए, हमारे पूर्वज एक हुए तो आजादी मिली, और आज उस आजादी का हम क्या लाभ उठा रहे हैं? फलना जात, तोहर जात, इसका जात, उसका धर्म, उसका धर्म। अरे भैया, मेरा धर्म मैं जानता हूं, मेरी जाति मैं जानता हूं, उसको चुनाव से क्या मतलब है? चुनाव खत्म हो जाता है, फिर जाति धर्म की बात खत्म हो जाती है। चुनाव फिर अभी आएगा, फिर पूरा माहौल गर्म हो जाएगा। चुनाव में बात होनी चाहिए कि ढाका विधानसभा 37 पंचायत की कमियां क्या हैं, क्या एजेंडा है, क्या अगले 60 महीने मैं जीतूंगा या फलानवा जीतेगा तो क्या करेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे ढाका की जनता को पुनः एक बार बता देता हूं कि मैं 2025 का जो चुनाव लड़ूंगा उसमें मैं ढाका के एजेंडे पे चुनाव लड़ूंगा। साथ में जैसे मैंने 2020 में एफिडेविट दिया था, मैं पुनः एफिडेविट दूंगा कि अगर 3 साल में मेरे द्वारा दिए गए एजेंडे के हिसाब से मैं कार्य नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा कर दूंगा। और सुन लीजिए, उस एफिडेविट में यह भी होगा, पुनः होगा, कि मुझे अपनी सरकारी जो तनख्वाह मिलेगी वो मुझे स्कूल और कॉलेज को मैं दान करूंगा। 8 महीने बचे हैं, एक को तनख्वाह मिल रहा है, एक को पेंशन, कह दीजिए स्कूल में दान कर देने के लिए। है हिम्मत तो दान करके दिखा दे, है हिम्मत तो करके दिखा दे। 5-5, 20-20 बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप घूमते हो, क्या जरूरत है आपको तनख्वाह की? स्कूलों को दे दीजिए, जहाँ बेंच नहीं है, जहाँ आजकल धून है, ठंड का समय है, वहां बॉल लग जाएगा, वहां बच्चे, गर्मी का समय आ रहा, वहां पंखे लग जाएंगे। आखिर जनता का पैसा ही इससे तनख्वाह मिल रहा है, कोई मुख्यमंत्री अपनी जेब से या अपना जमीन बेच के थोड़ी तनख्वाह देता है। खैर, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव 2025 में अभिजीत सिंह को जनता स्वीकार करेगी? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूं कि 37 पंचायत की जो भी गांव है, हर आंगन मेरे माँ का आंगन है और मैं यहाँ का बेटा हूं। और आप जान जाइए कि हर माँ का आशीर्वाद और हर युवा का प्यार और हर बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका नेतृत्व मेरे साथ खड़ा है। इस बार ये लड़ाई माँ लड़ेंगी अभिजीत सिंह की, एक बार जान लीजिए। ये 37 पंचायत की माँ लड़ेंगी, यहाँ का बुजुर्ग लड़ेगा इस बार चुनाव। इस बार का चुनाव युवा और छात्र लड़ेगा, इस बार अभिजीत सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस बार परिवर्तन हम लोग लाएंगे। और क्या होता है विधायक और कैसे सदन में बातें रखी जाती हैं, कैसे काम होता है, ये आप अगले 5 साल देखेंगे। तो हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि एक माँ अपने आंगन की बेटे को ढाका विधानसभा का विधायक बना देगी। बिल्कुल बनाएंगी। माओ का आशीर्वाद, बहनों का प्यार, युवाओं का साथ, बुजुर्गों का नेतृत्व मेरे साथ है और उन्हीं के दम पर मैं इतना बोल भी रहा हूँ। मेन मुद्दा पर आते हैं, इस बार ढाका विधानसभा का चुनाव कौन जीतेंगे, प या फ?
ना प जीतेंगे ना फ जीतेंगे, ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं। अब इस बार रोटी उलट पुलट के लोग नहीं खाएगा, स्पष्ट बात है, इस बार तावा भी बदलाएगा, रोटी भी बदलाएगा। इस बार रोटी बदलाएगा, इस बार उलट पुलट नहीं होगा। आप जनता के बीच जाइए, आपको मालूम चल जाएगा। आज भी सुबह में लोगों के बीच था, कई गांवों में, कई पंचायतों में मैं गया, जाके पूछ लीजिए। लोगों ने कहा कि कोई टिकट उकट का चिंता नहीं कीजिए, आप निर्दलीय आइए, आपको हम लोग एकदम सपोर्ट करेंगे। हम लोग खुद परिवर्तन चाहते हैं। आप निर्दलीय आएंगे? ये तो पप्पू यादव पे निर्भर करेगा कि हम निर्दलीय आए कि हम महागठबंधन की टिकट से आए, किससे आए, ये तो बड़े भाई डिसाइड करेंगे। महागठबंधन से तो फैसल रहमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर बैठने से क्या होता है? बैठने टिकट तो उन्हीं को मिलेगा ना। अब किसको मिलेगा ये तो भगवान मालिक है। अभी कैसे कोई डिसाइड कर देगा कि टिकट किसको मिलेगा? पप्पू यादव अकेले लड़ेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव? नहीं, पप्पू यादव जी बिल्कुल अकेले नहीं लड़ेंगे। महागठबंधन के साथ है पप्पू यादव। आज आपने देखा है ना, आज तो एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते हैं कि पप्पू यादव को कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अक्सर लोग बिहार के लोग ही कहते हैं। बिल्कुल, तो पप्पू यादव अपने पार्टी को विलय करके कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में उनका इज्जत नहीं है। आज की चिट्ठी देख लीजिए कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के लेटर पैड पे नेशनल कन्वेनर ने उनका शेड्यूल निकाला है कि आज हमारे नेता, पूर्णिया के सांसद और बिहार का बेटा दिल्ली में कहां कहां प्रचार करेगा। ये तमाचा है उन लोगों के चेहरे पर जो कहते हैं कि पप्पू यादव जी कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े। अरे पप्पू यादव जी कांग्रेस के दिल में है और कांग्रेस पप्पू यादव के दिल में है। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों को और ढाका विधानसभा के लोगों को सहित पूरे बिहार के लोगों को क्या कहेंगे कि चुनावी साल 2025 है, विधानसभा का चुनाव होना है, अभी दिल्ली में चुनाव चल रही है। उसके बाद जस्ट बिहार में सरगर्मी चलेगी और लोग लग भी गए हैं, आप भी लगे हैं, बाकी लोग भी लगे हैं। क्या कहेंगे जनता से? देखिए, पहली बात तो मैं नहीं लगा हूं, मैं तो लगातार जब से चुनाव हमारे यहाँ तब से लगे ही हुए हैं। हम तो लोगों के बीच में ही हैं। मेरे लिए चुनावी तैयारी कुछ नहीं है। हम कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड लोग हैं, लोगों से रोज मिलते हैं, रोज उनकी समस्याएं सुनते हैं। आज घोड़ासान के एक व्यक्ति को एम्स में जरूरत थी, हमने उनका नंबर लगवाया, सारा कुछ किया। आज हम जहाँ गए, एक जगह स्कूल का सड़क नहीं था, उसकी एक वीडियो बनाई, हमने वापस जो है अधिकारियों को भेज दिया। तो हम लोग, मैं तो कनेक्टेड आदमी हूँ, मैं चुनावी तैयारी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। रही बात की ढाका विधानसभा के लोगों से और पूरे प्रदेश के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव में जाति, धर्म, मजहब को छोड़ दीजिए। आपसे जो भी वोट मांगने आए, आप अपने विधानसभा का, अपने क्षेत्र के एजेंडे और उसके विकास की बात कीजिए। ढाका के लोगों से निवेदन है कि आप ये 37 पंचायत के लोग, मैं भी अगर आपके पास आऊं तो मुझसे पूछिए कि अभिजीत सिंह, तुम अगर विधायक बनते हो तो तुम क्या करोगे? मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। और अगर ये दोनों लोग आते हैं जो पिछले 15 साल से हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो इनसे पूछिए कि सदन में बस के पड़ाव की बात क्यों नहीं हुई आज तक, सरकारी बसें क्यों नहीं आई आज तक। इनसे पूछिए कि अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं आया। इनसे पूछिए कि आज तक एम्बुलेंस की बात इन्होंने सदन में क्यों नहीं रखा। इनसे पूछिए जो शिक्षकों की कमी है उसको सदन में क्यों नहीं रखा। इनसे पूछिए कि 1972 में बना ढाका अनुमंडल, उसमें आज तक एक महाविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं करा पाए। इनसे पूछिए कि घोड़ासान कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी जो है आज तक वो पूरी क्यों नहीं हो पाई, सदन में इस बात को क्यों नहीं उठाए। इनसे पूछिए कि आईटी कॉलेज पिछले 7 साल से भेलवा में बन रहा है, उसके ऊपर इन्होंने काम क्यों नहीं किया। इनसे पूछिए कि घोड़ासान चैनपुर में जब रीगा चीनी मिल चालू हो गया तो सदन में आपने इस बात को क्यों नहीं रखा कि हमें यहाँ पर किसानों का, हमारा जो है गन्ना घोड़ासान और चैनपुर का जो रेल से पहले जाता था उसको दोबारा बहाल किया जाए। क्या अभी तक इन दोनों निकम्मों ने पत्र लिखने का काम किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। लेकिन मैंने इस पत्र को लिखा और 20 तारीख को जो एमपीओ की बैठक हुई, उस बैठक में मैंने अपने एमपी के द्वारा इस बात को वहां रखवाया है और एक कॉपी मैंने यहाँ का वर्तमान एमपी को भी दिया है। तो आप तो करते कुछ नहीं हो, क्योंकि आपको यकीन है कि जात के नाम पे वो जीतेगा, धर्म के नाम पे हम जीतेंगे, उलट दो चाहे पुलट दो, इस बार तू न था हम। लेकिन इस बार ढाका की जनता ने अपना मन बना लिया है और खासकर हमारी माओं ने मन बना लिया है, हमारी बहनों ने मन बना लिया है और हमारे बुजुर्गों ने मन बना लिया है कि परिवर्तन इस बार होगा। इस बार भ्रष्टाचार की चूल्ही पर जनता की रोटी नहीं सेकी जाएगी। इस बार जनता जो चाहेगी वही होगा और ढाका की जो मुद्दों की बात करेगा वही इस बार सदन में जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह चौहान जी थे, जो ढाका विधानसभा के मुद्दों को मुख्य रूप से अपना बात रख रहे थे, बजट पे अपना बात रख रहे थे, नीतीश कुमार के फिर से एनडीए और महागठबंधन में वापस लौटने पे भी बात रखे थे। इनके बातों से क्या आपको लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।